हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम पहले डायग्राम से समझते हैं, देखते हैं। सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू और इस चार्ज की कुछ फील्ड है, मतलब कुछ स्पेस है इस चार्ज के अराउंड, जिसमें मुझे किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट to move a positive test charge from point A to point B in electrostatic field of some other charge। ये क्या रहेगा? अदर चार्ज, और ये क्या रहेगा? टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है? पॉजिटिव नेचर का, और ये बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है। मैं इसे स्मॉल चार्ज क्यों बोल रही हूँ? स्मॉल चार्ज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इतने अमाउंट की नहीं होगी ताकि वो इस चार्ज पर इफ़ेक्ट कर सके। इसकी कोई खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी, ठीक है। इस स्मॉल चार्ज को मुझे अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करना है और उसे मूव करने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसको मैं बोलती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते कैसे हैं? जहाँ पे हम वापस पहुँचेंगे, मतलब ये है मेरा फाइनल पॉइंट और ये था मेरा इनिशियल पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे? वी बी फाइनल पॉइंट माइनस वी ए initial point is equals to work done by the external agent to move a charge from A to B divided by magnitude of that test charge। ये क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब कुछ डिस्कशन करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। देखिए फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ कि एक टेस्ट चार्ज को मुझे मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कंडीशन क्या है? मुझे इसे बहुत स्लोली मूव करना है, बहुत स्लोली मूव करना है, मीन्स इनफाइनाइट स्टेप्स में मुझे इसे पॉइंट ए से बी की तरफ लेकर आना है। अब हम फाइंड करेंगे कि वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट कूलम्स लॉ। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो चार्जेस की नेचर सेम है, मींस अगर ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये दूर जाना चाहेंगे, रिपेल करेंगे, तो कुछ फोर्स लगता था इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स को मैं बोलती थी इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम, आई होप आप सबको याद आ गया होगा इसके बारे में, ठीक है। अगर ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो ये चार्ज इस चार्ज से दूर जाना चाहता था इस डायरेक्शन में। ये था एफ ऑफ इलेक्ट्रिक। बट हम इस चार्ज को किस साइड लेकर आना चाहते हैं? इस साइड। तो मतलब मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और उस फोर्स का नाम होगा एफ ऑफ एक्सटर्नल। क्या होगा? एफ ऑफ एक्सटर्नल। इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो ऑपोजिट रहती है एफ ऑफ इलेक्ट्रिक से, बट इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो सेम रहता है एफ ऑफ इलेक्ट्रिक से। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ये फोर्स होता है और ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एफ ऑफ इलेक्ट्रिक अगर इस साइड जा रहा था, मतलब क्यू को इस साइड जाना चाहिए था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस साइड था। अब मैं बोल रही हूँ ये था वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। एफ ऑफ एक्सटर्नल माइनस क्यों आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? क्योंकि ये ऑपोजिट रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से।
तो ये मेरे पास आ गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दैट इज एफ ऑफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। और ये नेगेटिव साइन क्या सिंबलाइज कर रहा है, दैट ये एफ ऑफ इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी पॉइंट आपको क्या देखकर पता चल रहा है, देखिए सपोज अब मैं यहाँ पर इसको ले आई फ्रेंड्स, बी पॉइंट पर ये चार्ज पहुँच गया। अब बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैंने जो फोर्स था इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स लगा रही थी, उसको हटा दिया फ्रेंड्स, उसको रिमूव कर दिया। तो क्या होगा, देखिए ये था चार्ज, ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। अब मेरा टेस्ट चार्ज बी पॉइंट पर पहुंच गया और जैसे ही बी पॉइंट पर पहुंचा मैंने क्या करा, जो एफ ऑफ एक्सटर्नल ये इस साइड लग रहा था इसको कर दिया रिमूव, इसको क्या कर दिया, रिमूव। तो क्या होगा, देखिए इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब ये दोनों पॉजिटिव नेचर के थे, तो अब क्या होगा, ये चार्ज इस साइड को दोबारा मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एफ ऑफ इलेक्ट्रिक लगनी स्टार्ट हो जाएगी इस पे, ठीक है। बट अब क्या होगा, मैंने रिमूव तो कर दिया बट स्टिल मुझे कुछ ऑपोजिट अमाउंट पर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये चार्ज स्लोली मूव करे। तो मैं अभी भी इसके ऊपर एफ ऑफ एक्सटर्नल लगाऊंगी ताकि ये क्या मूव करे, स्लोली मूव करे, ठीक है। और जब मैंने इसके ऊपर फोर्स हटा दिया था, तो जितनी भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तभी ये चार्ज इस साइड को मूव करना स्टार्ट करेगा ना। तो मेरा मतलब कहने का ये है, अगर मैं इस पॉइंट पर आकर फोर्स हटा देती हूँ तो जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हुई थी इस पॉइंट पर वो हट जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। और इस तरह कन्वर्ट होगी कि जो नेट एनर्जी है दैट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ये तो हमने पढ़ा अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। ये था कोई मेरा प्लस क्यू चार्ज, ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी, और क्यू नॉट यानी कि टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लेकर आई थी और मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था एफ ऑफ एक्सटर्नल ए टू बी बाय क्यू नॉट, ये फॉर्मूला था। इसको हम साइड में लिखे रहने देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई पूछे कि आपको पोटेंशियल निकालनी है पॉइंट बी पर, तो आप क्या बता सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगी? नहीं, आप हमेशा क्या बता सकते हैं, इनका डिफरेंस बता सकते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए एक एजम्पशन ली गई दैट पोटेंशियल एट पॉइंट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज एन एजम्पशन। क्या है ये? एजम्पशन। एजम्पशन इसलिए ली गई थी क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना था। तो सपोज किया गया कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज था और ये क्यू नॉट इन्फिनिटी पर पड़ा था और मुझे इसे लेकर आना था किसी पॉइंट बी पर, तो मैं कैसे लिखूंगी? पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ये क्या रहती है? फाइनल पोजीशन, और ये क्या रहती है? इनिशियल पोजीशन, जहाँ से मेरा चार्ज मूव करना स्टार्ट किया था, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस टू मूव अ चार्ज फ्रॉम infinity to point B divided by magnitude of that टेस्ट चार्ज जिसको हम मूव कर रहे हैं। देखिए, अब हमने एजम्पशन ली थी कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या है? 0, तो मीन्स ये टर्म क्या हम पुट कर देंगे? 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या आ जाएगा? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी बाय क्यू नॉट। इसी तरह हमने डिफाइन कर दी पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको समझ आ रहा होगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा पोटेंशियल का नहीं है बट किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का। इसे ऐसे समझिए कि दो इंसान हैं, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ
सपोज एक राम है एक श्याम है, राम का पोटेंशियल ज़्यादा है, मैं कंपैरिजन किससे कर रही हूँ, श्याम से, मतलब मैं उसकी इंडिविजुअल नहीं बता सकती कि उसका पोटेंशियल इतना है, मुझे हमेशा कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा कि राम का पोटेंशियल श्याम से ज़्यादा है, तो हमेशा मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा उन दोनों के पोटेंशियल में। सेम यही चीज़ चार्जेस में अप्लाई होती है कि पोटेंशियल इंडिविजुअल का हम कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मानते, बट जब हम डिफरेंस लेते हैं यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब डिफरेंस लेते हैं तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस रहता है। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए, जो फोर्स होता है ना फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस से क्या मतलब रहता है कि जो इन फोर्सेस के थ्रू वर्क डन होता है ना, वो इंडिपेंडेंट रहता है पाथ के। किसके रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मीन्स सपोज मुझे मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, ठीक है, और मैंने वर्क डन डिफाइन किया, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस वाज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर के हैं तो जो ऑपोजिट होंगे उनके वो भी क्या होंगे, कंजर्वेटिव नेचर के। अब देखिए, मुझे पॉइंट ए से बी पर मूव करना था, मैं इस पाथ से भी जा सकती थी, इस पाथ से था वर्क W1, मैं इस पाथ से भी जा सकती थी, इस पाथ से भी जा सकती थी, लाइक सो ऑन। मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जो वर्क डन होगा W1 विल बी इक्वल टू W2, विल बी इक्वल टू W3, विल बी इक्वल टू W4। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं ए से बी पर आने के लिए, फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और जहाँ पर आके हम एंड कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट शुड बी सेम। तो जिन फोर्सेस में वर्क की ये कंडीशन फॉलो होती है, दैट इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो उन फोर्सेस को मैं क्या बोलती हूँ, वो फोर्सेस क्या हैं, कंजर्वेटिव है। क्या है, कंजर्वेटिव है। अब हम बात करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो साइक्लिक प्रोसेस रहता है। सपोज देखिए, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, मैं गई W1 वर्क किया मैंने, ए पॉइंट से मैं चली गई बी पॉइंट पर, और अगर मैं बी पॉइंट से वापस आ जाऊं ए पॉइंट पर, ये सपोज कुछ हुआ W2, तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 0 आएगा, दैट इज W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेसेस में work done due to conservative forces is 0। मीन्स इस पूरे साइकिल में आप देख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर गया और फिर फाइनल पोजीशन से वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो मतलब अब मेरी इनिशियल और फाइनल क्या हो गई, सेम हो गई, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इन अ साइक्लिक प्रोसेस 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, इन अ साइक्लिक प्रोसेस 0 हो जाएगा। ये जो मैं आपको भी पॉइंट बता रही हूँ, ये मैं आगे आने वाली डेरिवेशन में इसका यूज़ करूँगी, तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इज 0। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए, यहाँ पर कोई चार्ज था प्लस Q और इससे दूर कुछ पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस था R। मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P।
अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है किसी पॉइंट पर तो मैं एक टेस्ट चार्ज को मूव करूँगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। तब ले जाइए एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पर, इसको मूव कर दीजिए पॉइंट P पर। दिस इज वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पर आ गया तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मीन्स एफ ऑफ इलेक्ट्रिक लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एफ ऑफ इलेक्ट्रिक के ऑपोजिट कौन सा फोर्स होता है, एफ ऑफ एक्सटर्नल, जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है एफ ऑफ इलेक्ट्रिक के, बट डायरेक्शन क्या रहती है, ऑपोजिट। एफ ऑफ एक्सटर्नल लगेगा इस डायरेक्शन में और डी आर रहेगा इस डायरेक्शन में। अब मुझे फाइंड करनी है पोटेंशियल एट पॉइंट P। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। फाइनल पॉइंट है मेरा P, तो वो पहले आएगा, माइनस इनिशियल पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ था, इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रॉम मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टेस्ट चार्ज, ये वाला। तो ये टेस्ट चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव नेचर का है और क्या है, स्मॉल। अब देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मूला में था वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अब अगर मुझे फोर्स निकालनी हो इन्फिनिटी पॉइंट पर, तो क्या पॉसिबल है मेरे लिए फोर्स निकालना? मुझे पता है कि वो इन्फिनिटी पॉइंट कितनी दूरी पर है, नहीं। तो मैं क्या करूँगी, वर्क डन निकाल लूँगी ड्यू टू P टू इन्फिनिटी। अगर मैं जा रही हूँ P पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट पर, मैं वो वर्क डन कैलकुलेट करूँगी और मैं यूज़ करूँगी वो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वर्क डन ड्यू टू साइक्लिक प्रोसेसेस इज 0। मीन्स वर्क डन जो P से इन्फिनिटी जाने में लगेगा उसका ऑपोजिट वर्क लगेगा इन्फिनिटी टू P आने में। तो अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा। वर्क डन आपको सबको पता है, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P टू इन्फिनिटी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। अब देखिए डी आर था इस डायरेक्शन में, एफ ऑफ एक्सटर्नल था इस डायरेक्शन में, ये दोनों कितने का एंगल बना रहे हैं, अगर एफ ऑफ एक्सटर्नल यहाँ है, डी आर यहाँ है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट को खोल लीजिए, डॉट प्रोडक्ट को अगर हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा P टू इन्फिनिटी एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड डी आर कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब आपको एफ एक्सटर्नल की वैल्यू भी नहीं पता कि कितना ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, नहीं पता ना। क्यों नहीं पता, अभी तो मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ इलेक्ट्रिक से ऑपोजिट का रहता है। एफ ऑफ इलेक्ट्रिक आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ, जो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली एफ ऑफ इलेक्ट्रिक का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर। तो इतने ही मैग्नीट्यूड का एफ ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जगह सेम वैल्यू डाल सकती हूँ, दैट इज के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। दिस वाज वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा P टू इन्फिनिटी के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, P पॉइंट से, और जाना कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, और वेरिएबल क्या है मेरा dr। तो जब मैं पॉइंट P पर हूँ, वेरिएबल dr की वैल्यू क्या है, r, ये है ना r, और जा कहाँ तक रहा है, इन्फिनिटी तक, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी r टू इन्फिनिटी। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लीजिए, k भी कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, सारी कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, टेस्ट चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा,
अब cos ऑफ 180 की वैल्यू होती है -1, तो नेगेटिव साइन एक बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 1/r² dr। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। इसमें इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला लगेगा वो है, अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी है x रेज़ टू द पावर n की, इट इज़ इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 dx के विद रिस्पेक्ट टू अगर करनी है तो सेम फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। अब डिनोमिनेटर में r² है, जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेकर जाऊँगी तो r रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा, तो इसको लिखूँगी -k⁴ r टू इन्फिनिटी r रेज़ टू द पावर -2 dr। इसको लास्ट में लिख लेंगे, हम ये इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। r टू इन्फिनिटी r रेज़ टू द पावर -2 dr था। अब कंपेयर कीजिए, ये -2 को कंपेयर कीजिए इस n के साथ, तो मेरा आंसर क्या आएगा इस इंटीग्रल का, r रेज़ टू द पावर -2 + 1 और डिनोमिनेटर में -2 + 1, r रेज़ टू द पावर -1/-1, इसको मैं -1/r लिख सकती हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा मैंने इंटीग्रल कैसे सॉल्व किया है। बहुत सिंपल है, सिंपली इंटीग्रेशन का ये पावर रूल लगाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं डाल सकती हूँ यहाँ पर -k⁴ -1/r, और इसकी लिमिट्स क्या थी r टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट्स क्या थी r टू इन्फिनिटी। अब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, k⁴ ऐसे ही आएगा। अब 1/r में ये लिमिट्स डालिए, सबसे पहले हम इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0 -1/r, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है ना, सिंपली अपर लिमिट डाली, इन्फिनिटी डाला r की जगह तो 1/∞ इज 0, और जब r की जगह r ही डाला दोबारा तो 1/r आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, हम क्या फाइंड कर रहे थे p टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू k⁴ ये वैल्यू आई थी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रॉम p टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसके नेगेटिव, क्या हो जाएगी इसके नेगेटिव, सॉरी हम एक नेगेटिव साइन भूल गए, अब ये नेगेटिव भी तो बाहर आएगा ना, तो ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू, तो जो ये वाली वैल्यू होगी एक्सटर्नल फोर्सेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो इससे हम लिखेंगे Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ये वैल्यू बट पॉजिटिव में k⁴ डिवाइडेड बाय दिस Q0, तो Q0 से Q0 कट जाएगा। V ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताई थी कि हम अजम्पशन लेकर चलते हैं कि V पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0, ये अजम्पशन ली थी ना हमने, दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। तो हमें पोटेंशियल कहाँ मिल गया एट पॉइंट P, जो हम फाइंड कर रहे थे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट P इज दिस, Vp इज इक्वल्स टू k⁴/r। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अभी कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या रहेगा, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू k⁴/r। अब हमने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाली थी, उसकी वैल्यू क्या आई थी k⁴/r²। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल की डिपेंडेंस आ रही है 1/r पे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस आ रही है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/r² पे। और अगर आपको कोई बोले कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस r, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, देखिए y एक्सिस की तरफ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रेड मार्कर से बनाऊंगी और पोटेंशियल को बनाऊंगी ब्लू से, ठीक है, और इस साइड रहेगा मेरा r,
देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से गिर रही है, लाइक दिस। अब आते हैं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मीन्स पोटेंशियल भी दूर जाने पर गिर रही है बट उतनी तेजी से नहीं गिर रही जितनी तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रही है। तो पोटेंशियल को हम बनाएंगे कुछ ऐसे, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी हमारी जीरो को अप्रोच कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये पॉइंट था जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी जीरो को अप्रोच कर रही है बट पोटेंशियल उतनी जल्दी जीरो को अप्रोच नहीं कर रही। सेकंड जो मेन पॉइंट रहता है मेरा पोटेंशियल के केस में, वो क्या रहता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपको बोलती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको जो चार्ज है उसका साइन रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ में डायरेक्शन के टाइम पे आपको साइन रखना है बट मैग्नीट्यूड के टाइम पे साइन नहीं रखना। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड थी मेरी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड भी था डायरेक्शन भी था, बट जो पोटेंशियल है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो हम डिफर कैसे करेंगे चार्ज पॉजिटिव के लिए और चार्ज नेगेटिव के लिए, कैसे डिफर करेंगे? अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालनी है तो मैं लिखूंगी प्लस ऑफ के क्यू बाई आर, और अगर मुझे नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालनी है तो मैं लिखूंगी माइनस ऑफ के क्यू बाय आर, ठीक है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन आएगा डिपेंडिंग अपॉन चार्ज। ये चार्ज कौन सा, ये वाला जो मैंने अभी बनाया था ना, टेस्ट चार्ज को हमने मूव किया था ए से बी में, इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस चार्ज की, ठीक है। तो इसका साइन अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल मेरी पॉजिटिव आएगी, और अगर इसका साइन नेगेटिव है तो मेरी पोटेंशियल क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई पॉइंट P है जिस पे मुझे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस हैं, ये चार्जेस क्या हैं, डिस्क्रीट प्लस पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये चार्जेस कैसे हैं, डिस्क्रीट हैं और पॉइंट चार्जेस हैं। बहुत सारे चार्जेस ले लेती हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मेरा मतलब क्या है कहने का। प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस ऑफ Q4 माइनस ऑफ Q5। मैंने 5 चार्जेस का एक सिस्टम ले लिया। देखिए इस पॉइंट P से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना रहेगा, R1P रेडियल वेक्टर, इसका क्या रहेगा R2P, R3P, R4P एंड R5P। अभी हमने किया था पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, उसकी वैल्यू क्या आई थी पोटेंशियल की, KQ/R, यही आई थी। उसमें हमने कैपिटल Q कंसिडर किया था, ये आई थी वैल्यू। देखिए अब अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है मतलब हर एक चार्ज इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेगा पोटेंशियल में। ये सेम चीज़ मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाई थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। किसमें, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। उसमें क्या होता था, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स निकालना होता था तो मैं सारे फोर्सेस को ऐड कर देती थी, और अगर सिमिलरली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी किसी पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर देती थी। तो सेम ही केस पोटेंशियल में होगा। अब हम बारी बारी से फाइंड करेंगे हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज दैट इज V1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ1/R1। V2 दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ2/R2। पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड चार्ज क्या आ जाएगा, KQ3/R3।
पोटेंशियल ड्यू टू फोर्थ चार्ज क्या आ जाएगा, K(Q4/R4). क्या मैंने ये ठीक लिखा है? पोटेंशियल फॉर V4 K(Q4/R4). मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम पोटेंशियल में भी एक नेगेटिव का साइन साथ में लेंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू फोर्थ चार्ज विल बी नेगेटिव। एंड पोटेंशियल 5 क्या आ जाएगा, K(Q5/R5), और ये भी क्या है, नेगेटिव, तो इसके आगे भी क्या आएगा, एक नेगेटिव का साइन। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगी, V net at P due to a system of discrete point charges is V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5. This is the net potential at point P due to a system of discrete and point charges. अब हम फाइंड करने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था फ्रेंड्स? Electric dipole was a combination of two equal and opposite charges separated by a distance of 2a। ये हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में। इलेक्ट्रिक डायपोल में ये पॉइंट क्या होता था, सेंटर ऑफ द डायपोल, और हर एक चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस क्या होता था, a। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किस किस पॉइंट्स पे फाइंड करूंगी मैं? ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर टू द डायपोल, फ्रॉम center O, and third at any arbitrary point R theta। हम इन तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सिस ऑफ डायपोल। एक्सिस ऑफ डायपोल, एक्सिस क्या थी, ये लाइन जो दो पॉइंट चार्जेस को कनेक्ट कर रही थी। सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ P, जिस पे मुझे फाइंड करनी है पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल। देखिए फ्रेंड्स, इस P का डिस्टेंस सेंटर से क्या रहेगा, R। अब मैंने आपको बताया था चैप्टर फर्स्ट में कि जब भी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है किसी भी पॉइंट का फ्रॉम द डायपोल, मैं हमेशा कहाँ से फाइंड करूँगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। देखिए, अब पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी ड्यू टू दिस चार्ज ऑल्सो एंड दिस चार्ज ऑल्सो। ये दोनों क्या हैं, पॉइंट चार्जेस ही हैं, और अभी हमने थोड़ी देर पहले पोटेंशियल फाइंड किया था ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर क्या है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट चार्ज और इसको मैं मान लेती हूँ सेकेंड चार्ज। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P में दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन आएगी, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड ड्यू टू सेकेंड चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज क्या होगा, K(Q1). अब इसका डिस्टेंस इससे कितना रहेगा, आप देख सकते हैं ये R है और ये A है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इस चार्ज का इस पॉइंट P से, R प्लस A। तो इसको आप लिख देंगे R प्लस A। अब ये Q1 Q2 हम नहीं लिखेंगे अलग से, क्यों, बिकॉज डायपोल की डेफिनेशन क्या कहती है, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q। मैग्नीट्यूड क्या रहता है, दोनों चार्जेस का सेम रहता है, सो हम रिप्लेस क्या कर देंगे, सीधा ही Q1 को Q से। प्लस यहाँ पर ये क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो इसकी पोटेंशियल भी क्या होगी, नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव प्लस ऑफ Q। अब इस चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट P से कितना रहेगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस है R और इतना डिस्टेंस है A, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस A। क्या हो जाएगा, R माइनस A, तो KQ/R माइनस A। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज KQ1/R माइनस A माइनस ऑफ 1/R प्लस A।
ये टर्म मैंने आगे लिख दी, नेगेटिव वाली टर्म पीछे लिख दी। सिंपली इसका एलसीएम ले लीजिए, के क्यू, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, जब भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आए तो इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ आर स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। और जब मैं एलसीएम लूँगी, ऊपर एलसीएम नीचे लिया और ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, नीचे यहाँ पे r माइनस ए था और एलसीएम में मेरे पास r माइनस ए और r प्लस ए दोनों आया था, तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे r प्लस ए माइनस ऑफ r माइनस ए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखिए फ्रेंड्स, इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे, ये आ जाएगा माइनस ऑफ आर और ये पड़ा है प्लस ऑफ आर, तो ये आर से आर हो जाएगा कैंसिल। और ये जब आप ब्रैकेट खोलेंगे ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक ये ए प्लस ये ए, तो टोटल कितना आ जाएगा 2a, 2 ऑफ a। तो Vp की वैल्यू आ जाएगी के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी डेरिवेशंस में एक पॉइंट बताया था कि जब भी आपको Q और 2a साथ में दिखे तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए डायपोल मोमेंट से। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या कहती थी हमें, कि डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q into 2a. Q was the magnitude of a charge and 2a was the distance between these two charges. तो मैं इसको लिख सकती हूँ P, तो Vp that is net potential at point P will be equal to Kp by r square minus a square। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें एक कंडीशन लगाने वाली हूँ कि अगर r वेरी वेरी ग्रेटर है a से, मीन्स ये जो पॉइंट है बहुत दूर पड़ा है एज कंपेरेटिव टू इनमें जो ये डिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में मेरा जो फॉर्मूला है वो कैसे चेंज हो जाएगा। जब मैंने इसके ऊपर कंडीशन लगाई दैट इज़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चेंज हो जाएगा आर स्क्वायर में, ये तो बहुत निग्लिजिबल हो जाएगा इसके सामने। तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास पोटेंशियल की, Vp इज इक्वल्स टू के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। हमारे पास अभी एक्सिस के लिए क्या वैल्यू आई थी पोटेंशियल की, के पी बाई आर स्क्वायर, और हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी लास्ट चैप्टर में। उसकी वैल्यू क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 2kp बाई आर क्यूब। आप देख सकते हैं पोटेंशियल की डिपेंडेंस रहती है इन्वर्सली आर स्क्वायर के और इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस रहती है आर क्यूब के। ठीक है, हम निकालेंगे पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे पास था डायपोल नेगेटिव पॉजिटिव, इक्वल चार्जेस बट ऑपोजिट साइंस, यही होती है ना डायपोल की डेफिनेशन। ये था सेंटर, ये था ए डिस्टेंस और ये था ए, और टोटल क्या था 2a। अब देखिए मुझे कहाँ फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो मैं यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, ये कोई पॉइंट है P। अब मुझे पोटेंशियल कहाँ फाइंड करनी है, इस पॉइंट P पर। अब इस पॉइंट P को मैं इन दोनों चार्जेस से ज्वाइन कर दूंगी लाइक दिस। इस पॉइंट P का इस सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगा R। मैंने आपको बताया था जब भी हमने डिस्टेंस मेजर करना होता है किसी भी पॉइंट का, वो मैं हमेशा कहाँ से मेजर करती हूँ, सेंटर ऑफ द डायपोल से। अब देखिए अगर ये भी A है और ये R है, ये भी A है और ये भी R है, तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
इसको हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सिखाई थी। तो ये H क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। मीन्स ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मुझे फाइंड क्या करनी है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी ड्यू टू बोथ दीज पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट एंड सेकेंड। मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड। अब देखिए फ्रेंड्स, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट इज माइनस के क्यू, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। अब आ जाइए पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज, प्लस ऑफ के क्यू, और इसके बीच में भी डिस्टेंस क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। क्या आ गया, जीरो। पोटेंशियल एट एनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। मतलब इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल की क्या वैल्यू मिली, जीरो। अब यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करने जा रही हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सपोज कि ये मेरी थी एक्सिस ऑफ द डायपोल, एक्सिस ऑफ द डायपोल। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने एक प्लेन ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ करा, प्लेन ड्रॉ करा, लाइक दिस। तो इस पूरे प्लेन में पोटेंशियल क्या रहेगी, जीरो। पोटेंशियल क्या रहेगी, जीरो। मीन्स यहाँ पे अभी मैंने फाइंड करा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पर क्या थी, पोटेंशियल जीरो। और अगर मैं परपेंडिकुलर एक प्लेन बना रही हूँ तो उसमें भी पोटेंशियल क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं, ऐसे सर्फेसेस जिनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहे, जीरो नहीं, कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, क्या रहे, कांस्टेंट। मैंने यहाँ पर कंडीशन बताई थी कि जीरो आ रही है, मींस इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर जीरो आएगी। बट जो डेफिनेशन रहती है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की, वो क्या कहती है कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहती है। इस केस में जीरो रह रही थी, मींस हर एक पॉइंट पर जीरो ही रहेगी। और कोई केस आएगा उसके ऊपर अगर पोटेंशियल 2 दे रखी है तो उस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड केस, मतलब अगर हमें फाइंड करनी है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। चलिए देखते हैं, ये था मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल, नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 2a। और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में। मीन्स डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, इस डायरेक्शन में। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लूँ, अब मैंने पॉइंट इस एक्सिस पर भी कंसिडर नहीं किया, इसके परपेंडिकुलर पे भी नहीं किया। अब मैंने पॉइंट कहाँ लिया है, यहाँ पर, लाइक दिस। अब ये भी P है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको ले लीजिए Q, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ यहाँ सेंटर से, दैट इज सेंटर वॉज O, और ये किसी एंगल थीटा पे है। अब देखिए, एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट मैं बोल रही हूँ, इससे क्या मतलब है, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं R को सपोज 1 मीटर ले लेती हूँ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सारे सर्फेसेस में, मतलब इस साइड के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इस एंगल के। अगर मैं एंगल चेंज कर देती हूँ, अगर मैं एंगल कर देती हूँ 90 या एंगल कर देती हूँ 120, तो इस साइड के सारे कवर हो जाएंगे। मतलब थीटा की वैल्यूज़ मेरे पास 0 to 360 डिग्री और R की तो 0 to इन्फिनिटी। मैं कहीं भी कितने भी डिस्टेंस पे ले लूँ तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। मीन्स ये जनरल केस बनेगा आर्बिट्ररी पॉइंट का, ठीक है। अब देखिए, अगर तो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चलना है तो ये डेरिवेशन जाएगी बहुत लंबी।
आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से ये डेरिवेशन को। रिजल्ट हमारा सेम आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस जो उस रिजल्ट के निकलेंगे वो भी सेम होंगे। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस डायपोल P को डिवाइड कर दूँ 2 डायपोल्स में, किसमें? 2 डायपोल्स में। एक डायपोल इसके अलॉन्ग, अब ये थीटा है, तो अगर मैंने P को डिवाइड करना है 2 में, ये कंपोनेंट हो जाएगा P ऑफ कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? P ऑफ साइन थीटा। मींस ये कंपोनेंट आ जाएगा मेरे पास P ऑफ कॉस थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन ये क्या आ जाएगा? P ऑफ साइन थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो P ऑफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है इसको एक्सटेंड कीजिए, और P ऑफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट के लिए ये Q पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आ रहा है, और उसके लिए हम डिराइव कर चुके हैं कि पोटेंशियल एट एनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट इज 0। और जो ये वाला कंपोनेंट है P ऑफ कॉस थीटा, इसके लिए कहाँ आ रहा है पॉइंट Q? ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, तो ये भी हम डिराइव कर चुके हैं। तो थर्ड जो हमारी डेरिवेशन रहेगी एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, उसके लिए हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट Q इज ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ P cos थीटा एंड पोटेंशियल ऑफ P sin थीटा। ये जो P sin थीटा वाला था, ये कौन सा केस था मेरे पास? जब मेरे पास इस डायरेक्शन में है, और इसके लिए Q कहाँ था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो ये तो डायरेक्टली ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमें सॉल्व क्या करनी है? सिर्फ एक टर्म, दैट इज P cos थीटा की टर्म। अब देखिए, सिंपल पॉइंट चार्ज की वजह से एक्सप्रेशन आया था KP/R। अब यहाँ पर मेरे पास P की बजाय क्या है? P ऑफ कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी KP cos थीटा बाय R सिंपली। तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q क्या हो जाएगा? KP cos थीटा बाय R। K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ऑफ cos थीटा बाय R। अब देखिए, P ऑफ cos थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं? सिंपली मैं इसको P डॉट R कैप लिख सकती हूँ। अब इसको P डॉट R कैप कैसे लिख दिया? R कैप क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन। इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R कैप, और हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? 1। तो जब मैं P डॉट R को ओपन करूंगी, डॉट प्रोडक्ट इसका खोलूंगी, तो क्या आ जाएगा? P डॉट R कैप, P इंटू इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 कॉस ऑफ 0 डिग्री, सॉरी कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट खोल रहे हैं, तो यहाँ से मैं वापस आ जाऊंगी इसी पे ही, P ऑफ कॉस थीटा। इसीलिए मैंने P ऑफ कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया था P डॉट R। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट R कॉमा थीटा विद द कंडीशन दैट R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। क्या आ जाएगी वैल्यू पोटेंशियल की? P कॉस ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट रहेगा, देखिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू डाल देती हूँ 0 डिग्री, मतलब मैं किसी पॉइंट पे पहुँच गई जो कि ऑन एक्सिस ऑफ द डायपोल है, दैट इज़ ये था मेरे पास नेगेटिव चार्ज और ये था मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। ये P था, P और R के बीच में ही एंगल था थीटा। अब अगर मैं थीटा को 0 बोल रही हूँ, मतलब मैं पहुँच गई इसी डायरेक्शन में, यहाँ पर कोई पॉइंट है, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में। अब पुट करिए, V इज इक्वल्स टू P कॉस ऑफ 0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी रहती है? 1, मतलब मेरे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K भी लिख सकती हूँ, KP बाय R स्क्वायर। यही हमने निकाला था, और एट एनी एक्सियल पॉइंट कितनी वैल्यू आई थी मेरे पास पोटेंशियल की? KP बाय R स्क्वायर।
तो मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ कि मैंने अगर आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए सॉल्व कर लिया कि मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आई ये, तो उससे मैं डिराइव कर सकती हूँ सेम एक्सियल पॉइंट पर भी। और अगर मुझे किसी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फाइंड करना है तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पोटेंशियल इज पी कॉस ऑफ 90 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और कॉस ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स 0। तो मतलब पोटेंशियल क्या आ गई 0। यही आई थी हमारी पोटेंशियल की वैल्यू एट एनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट दैट वाज 0। अब थर्ड केस लेकर चलते हैं हम। अगर मेरी थीटा की वैल्यू आ जाए 180 डिग्री मीन्स P इस डायरेक्शन में है और पॉइंट में ले रही हूँ कहीं यहाँ पर, तो उसके केस में मेरे पास क्या वैल्यू आएगी पोटेंशियल की। देखिए पोटेंशियल इज P cos ऑफ 180 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos ऑफ 180 की वैल्यू क्या रहती है -1, तो पोटेंशियल आ जाएगा माइनस ऑफ के पी बाई आर स्क्वायर। ये तीन केसेस हमने डिस्कस कर लिए। थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड थीटा इज 180। और क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है आपको ये फॉर्मूला देखने से, देखिए ध्यान से। हमने फाइंड किया था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसकी वैल्यू क्या निकली थी, उसकी वैल्यू निकली थी के क्यू बाई आर। ठीक है, इसकी डिपेंडेंस क्या आ रही थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे। बट पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल की डिपेंडेंस किस पे आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर की। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास। बस ये हमारा कवर हो गया पूरा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने सारे पॉइंट्स पर निकाल लिया। अगर हमारा पॉइंट एक्सिस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, या फिर किसी आर्बिट्ररी पॉइंट आर थीटा पे है। अब हाँ फ्रेंड्स, आर थीटा, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल की डिपेंडेंस है वो आर पे भी है और थीटा पे भी है। बट पॉइंट चार्ज के केस में ऐसा कुछ नहीं था, डिपेंडेंस किस पे आ रही थी, सिर्फ आर पे, थीटा पे कोई डिपेंडेंस नहीं थी। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अबाउट इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे एंड हम आगे पढ़ेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।